क्लियोपेट्रा ने दुनिया पर कैसे राज किया? 30 अगस्त ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया आखिरकार ऑक्टेवियन की सेना के हाथों गिर गया। ऑक्टेवियन वो रोमन नेता था जिसे बाद में ऑगस्टस के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मार्क एंटनी मर चुके थे। रोम ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था और क्लियोपेट्रा अपने महल में कैद थी। क्लियोपेट्रा जानती थी कि उसके लिए आगे क्या हो सकता है। उसे रोम ले जाकर सबके सामने परेड कराई जा सकती थी और मिस्र की हार का जीवित प्रतीक बनाया जा सकता था। एक रानी के लिए यह सिर्फ साधारण कैद नहीं थी, ये एक सार्वजनिक अपमान था और एक स्पष्ट संदेश था कि उसकी सत्ता अब खत्म हो चुकी है। कुछ दिनों बाद क्लियोपेट्रा अपने दो साथियों आयरास और चार्मियन के साथ मृत पाई गई। इसी कारण यह कहानी फैली कि उसने एक टोकरी में छुपाकर लाए जहरीले सांप से खुद को डसवा लिया। यही वही संस्करण है जो उसकी पेंटिंग्स, किताबों, फिल्मों और कहानियों में मशहूर हुआ। लेकिन इसमें बड़ी समस्या है, किसी को नहीं पता कि असल में यही हुआ था या नहीं। उसकी मृत्यु के बारे में जो कथाएं हैं वे घटना के बाद लिखी गई थीं और प्राचीन लेखक भी एक जैसी बातें नहीं कहते। प्लूटार्क के मुताबिक कुछ ने कहा सांप का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कमरे में सांप नहीं दिखा। एक कहानी में उसकी बांह पर दो छोटे निशान दिखने की बात है। क्लियोपेट्रा के बारे में स्पष्ट नहीं है कि ये निशान कहां से आए थे। कुछ विवरणों में कहा गया है कि शायद उसने जहरीला मरहम इस्तेमाल किया था। यह भी संभव है कि जहर को उसके शरीर में किसी छोटे और नुकीले चीज से डाला गया हो, जैसे कि सुई या हेयरपिन। इसका मतलब है क्लियोपेट्रा के समय के करीब रहने वालों के पास भी वो क्यों और कैसे मरी, इसका कोई एक स्पष्ट जवाब नहीं था। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसे मिस्र के कोबरा ने मारा, क्योंकि इस तरह का सांप 1 मीटर से भी बड़ा हो सकता है और इसे लाना और काबू में रखना खतरनाक होता है। यह साबित करना कठिन है कि इसे छोटी टोकरी में छुपाकर रोमन सैनिकों की निगरानी वाली जगह ले जाया गया। एक और सवाल है, इसने कैसे लगभग एक साथ क्लियोपेट्रा और उसके 2 साथियों को मार डाला, क्योंकि हर जहरीले सांप के काटने में पर्याप्त जहर नहीं होता। यह भी निश्चित नहीं है कि सांप हर उस व्यक्ति को तुरंत काटेगा जिसे उसके पास लाया जाएगा। अगर एक ही सांप हो तो तय करना मुश्किल है कि वो 3 लोगों में जानलेवा जहर छोड़ सकेगा। और फिल्मों में जैसा अक्सर दिखाया जाता है, उसके विपरीत कोबरा का काटना हमेशा तेज और चुपचाप मौत का कारण नहीं बनता। इसका जहर तंत्रिका तंत्र पर असर डालकर मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। पीड़ित को निगलने, देखने, हिलने और सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। गंभीर मामलों में सांस लेना बंद भी हो सकता है। क्या वाकई किसी सांप ने क्लियोपेट्रा को मारा था? मुमकिन है, लेकिन इसे निश्चित रूप से कहने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यह कहना ज्यादा सुरक्षित है कि क्लियोपेट्रा शायद जहर से मरी थी, लेकिन हमें इसका सही तरीका नहीं पता। यह जहर सांप के काटने से, किसी पेय से, मरहम से या किसी छोटे उपकरण से दिया गया हो सकता है। बस इतना ही साफ है। बंदी बनाकर रोम ले जाए जाने से पहले क्लियोपेट्रा ने मृत्यु चुनी। उसकी मृत्यु के साथ टॉलेमिक राजवंश का शासन समाप्त हो गया और मिस्र रोम के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब अगर उसकी मृत्यु का तरीका अभी भी निश्चित नहीं है, तो सांप वाली कहानी इतनी मशहूर क्यों हो गई? इसका कारण है कि रोम को सरल कहानी पसंद थी। यह कहना आसान है कि क्लियोपेट्रा की मौत सांप की वजह से हुई, बजाय ये समझने के कि वो बुद्धिमान रानी अपने दुश्मन की बंदी बनाकर जुलूस में नहीं निकाली जाना चाहती थी। फिर भी इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ ये नहीं है कि क्लियोपेट्रा ने कौन सा जहर इस्तेमाल किया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्लियोपेट्रा नहीं चाहती थी कि उसे जिंदा पकड़ा जाए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑक्टावियन चाहता था कि उसे बंदी बनाकर रोम ले जाया जाए। रोमन विजय जुलूस में हारे शासकों को जनता के सामने उनके खजाने और बंदी सैनिकों के साथ परेड कराया जाता था। ऑक्टावियन के लिए जीवित क्लियोपेट्रा उसकी जीत का सबसे बड़ा प्रतीक होती, लेकिन रानी उससे पहले ही कदम उठा चुकी थी। प्राचीन इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार जब ऑक्टेवियन को पता चला कि शायद क्लियोपेट्रा मर चुकी है, तो उसने तुरंत अपने लोगों को उसके ठिकाने पर भेजा। उन्होंने रानी को लेटा हुआ पाया, जबकि उसकी 2 साथी भी दम तोड़ रही थीं। एक प्राचीन कहानी है कि ऑक्टेवियन ने सांपों को संभालने वालों को बुलाया ताकि वे जहर निकाल सकें, लेकिन वे क्लियोपेट्रा को नहीं बचा सके। हमें नहीं पता कि हर एक विवरण बिल्कुल सच है या नहीं, क्योंकि ये विवरण बाद में लिखे गए और उनकी कहानियां अलग थीं। साफ है
कि ऑक्टेवियन को वह जीवित कैदी नहीं मिला जो वह चाहता था। क्लियोपेट्रा को रोम में जुलूस में ले जाने के बजाय वो एक रानी की तरह मरी और मार्क एंथनी के साथ दफनाई गई। आइए चर्चा को और गहरा करें। असल में क्लियोपेट्रा कौन थी? फिल्मों में उसे अक्सर एक ऐसी महिला के रूप में दिखाया जाता है जिसने केवल अपनी खूबसूरती के दम पर ताकतवर पुरुषों को नियंत्रित किया। असल में यही पूरी कहानी नहीं है और हमारे पास उसके असली रूप के पर्याप्त सबूत भी नहीं हैं। पुराने सिक्कों पर उसका चेहरा उभरी हुई, हल्की सी मुड़ी नाक और गंभीर भाव के साथ दिखता है। लेकिन इन सिक्कों को आधुनिक तस्वीरों की तरह नहीं समझना चाहिए। प्राचीन समय में सिक्कों पर चेहरा राजनीतिक छवि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इन्हें अक्सर इस तरह डिजाइन किया जाता था कि वे ताकतवर और नेतृत्व के योग्य दिखें। कुछ सिक्कों पर क्लियोपाट्रा और मार्क एंथनी के चेहरे एक जैसे थे ताकि वे बराबरी के राजनीतिक साझेदार दिखें। इसलिए हम सिर्फ सिक्कों के आधार पर नहीं कह सकते कि क्लियोपाट्रा सुंदर थी या नहीं। क्लियोपाट्रा प्राचीन इजिप्शियन शाही परिवार से नहीं आई थी। वो टॉलेमिक राजवंश से थी, जो एक परिवार था जिसका मूल मैसेडोनियन ग्रीक था। ये वंश टॉलेमी प्रथम से शुरू हुआ, जो सिकंदर महान के जनरलों में से एक था। सिकंदर की मृत्यु के बाद टॉलेमी ने मिस्र पर नियंत्रण कर लिया। तब से लगभग 300 वर्षों तक उनके परिवार ने देश पर शासन किया। टॉलेमिक शाही परिवार आपस में ही शादी करने के लिए भी जाना जाता था। कुछ राजा और रानियां अपने ही भाई बहनों से शादी करते थे ताकि सिंहासन और संपत्ति परिवार के भीतर ही बनी रहे। असल में क्लियोपाट्रा पूरी तरह से ग्रीक नहीं थी। उसके पिता की वंशावली ज्ञात है, लेकिन उसकी मां कौन थी यह अब भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए उसकी वंशावली का एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं कह सकते। क्लियोपाट्रा की असली खासियत उसकी शिक्षा और नेतृत्व की क्षमता थी। प्लूटार्क के अनुसार वो कई भाषाएं बोलना जानती थी और जब विदेशी मेहमानों से बात करती थी तो शायद ही कभी दुभाषीय का इस्तेमाल करती थीं। इसमें मिस्री और आसपास के राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं भी शामिल थीं। उसके लिए मिस्री भाषा सीखना बहुत महत्वपूर्ण था। पहले कई टॉलेमिक शासकों ने मिस्र में शासन के दौरान ग्रीक को महल और शासन प्रशासन की मुख्य भाषा बनाया था। क्लियोपात्रा ने उन लोगों की भाषा बोलना सीख लिया था जिन पर वह शासन कर रही थी। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उसे कितनी भाषाएं आती थीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसने भाषा को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। वो अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए राजदूतों, अधिकारियों और लोगों से आसानी से बात कर सकती थी। रिपोर्टों के अनुसार वह चिकित्सा, दर्शन और अन्य क्षेत्रों में भी रुचि रखती थी। कुछ प्राचीन चिकित्सा और सौंदर्य लेख क्लियोपेट्रा के नाम से हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि उन्होंने खुद लिखे थे या नहीं। प्राचीन दुनिया में बहुत सी महिलाओं का नाम एक जैसा था। वह अलेक्जेंड्रिया में पली बढ़ी, जो प्राचीन दुनिया का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। उन्होंने शाही स्तर की शिक्षा पाई। क्लियोपेट्रा भी एक समृद्ध लेकिन संकटग्रस्त राज्य की शासिका थीं। उन्हें मिस्र के भोजन, कर, व्यापार, सेना और रोम के साथ संबंधों की देखरेख करनी पड़ती थी। नाइल के किनारे की उपजाऊ भूमि से मिस्र को खूब अनाज मिलता था, जिससे वो भूमध्य सागर क्षेत्र के लिए अहम था। क्लियोपेट्रा जानती थीं कि उनका राज्य रोम को सीधे युद्ध में हरा नहीं सकता। रोम की सेना बड़ी थी, उनकी फौज ज्यादा संगठित थी और उनका इलाकों पर नियंत्रण भी ज्यादा था। इसलिए क्लियोपेट्रा ने एक अलग तरह का हथियार इस्तेमाल किया। उन्होंने गठबंधन बनाए। उन्होंने रोम के प्रभावशाली नेताओं से समझौता किया। क्लियोपेट्रा ने मिस्र की दौलत व अनाज से अपनी गद्दी बचाई। उन्होंने राज्य को उन लोगों के लिए अहम बनाने की कोशिश की जो उसकी रक्षा कर सकते थे। यह केवल प्रेम कहानी नहीं थी, यह मिस्र को आजाद रखने की लड़ाई थी, जब रोम लगातार ताकतवर होता जा रहा था। जब कूटनीति, धन और राजनीतिक गठबंधन नाकाफी रहे, क्लियोपेट्रा को उस दुश्मन से जूझना पड़ा जिसे वह युद्ध में रोक नहीं सकती थी। अब मिस्र को सैन्य शक्ति से बचाना संभव नहीं था, इसलिए क्लियोपेट्रा के लिए प्रतीक, शब्द और राजनीतिक रणनीति अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इसी में कोबरा की भूमिका थी। प्राचीन मिस्र में राजाओं और रानियों के मुकुट पर दिखने वाला खड़ा हुआ कोबरा यूरेयस कहलाता है। ये शाही अधिकार और देवी वाजेद की सुरक्षा का प्रतीक है। मिस्रवासियों के लिए इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। जिसने अपने मुकुट पर कोबरा पहना है, उसे शासन का अधिकार और देवताओं की सुरक्षा है। इसीलिए समझना आसान है कि क्लियोपेट्रा की मृत्यु
कोबरा से होने की कहानी इतनी प्रचलित और शक्तिशाली क्यों बनी? क्योंकि ये मिस्री रानी की छवि के अनुकूल है। इसके बावजूद क्लियोपेट्रा के बारे में एक और विवादास्पद कहानी है। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार अपनी मृत्यु से पहले क्लियोपेट्रा ने कथित तौर पर उन कैदियों पर विभिन्न जहरों का प्रभाव अध्ययन किया था जिन्हें उसने मौत की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि वह जानना चाहती थी कि कौन सा तरीका सबसे तेज और कम दर्दनाक है। क्लियोपेट्रा की गुप्त प्रयोगशाला सच में थी या नहीं, यह निश्चित नहीं है। क्या उसने सच में जहरों पर प्रयोग किया था या नहीं, यह साफ नहीं है। लेकिन उसने खुद को जिंदा पकड़े जाने से बचाने का तरीका जरूर तैयार किया था। फिर भी मिस्र के पतन से पहले क्लियोपेट्रा ने करीब 20 साल सत्ता संभाली, जबकि रोम लगातार मजबूत होता गया। उसने सिर्फ खूबसूरती से नहीं, बल्कि प्लूटार्क के अनुसार अपनी बुद्धिमत्ता, आवाज और बातचीत के तरीके से भी ज्यादा प्रभाव डाला। वह तुरंत समझ जाती थी कि सामने वाले को क्या चाहिए। जब वो जूलियस सीजर से मिली, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। क्लियोपेट्रा को अपने भाई टॉलेमी 13वें से अपना सिंहासन वापस पाने के लिए सीजर की मदद चाहिए थी। सीजर को मिस्र में शांति चाहिए थी, क्योंकि यह रोम के लिए खाने पीने और धन के लिहाज से अहम था। दोनों के बीच रिश्ता बना और उनका बेटा सीजेरियन हुआ। लेकिन उनके साथ आने का कारण सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक राजनीतिक गठबंधन भी था जिससे दोनों को फायदा हुआ। सीजर की 44 ईसा पूर्व हत्या के बाद क्लियोपेट्रा की स्थिति फिर खतरे में पड़ गई। रोम में सत्ता बंट गई थी और उस समय सबसे शक्तिशाली रोमन नेताओं में से एक मार्क एंटनी था। मार्क एंटनी ने क्लियोपेट्रा को टार्सस बुलाया तो वह शक्तिशाली रानी बनकर पहुंची। उसने दिखाया कि मिस्र कितना समृद्ध है और वो पैसा, खाना, जहाज और सैनिक दे सकता है। मार्क एंटनी को सैन्य योजनाओं के लिए मिस्र के संसाधन चाहिए थे, जबकि क्लियोपेट्रा को अपने राज्य की रक्षा हेतु रोम में शक्तिशाली सहयोगी चाहिए था। इसी वजह से वे दोनों सहयोगी बन गए। बाद में वे प्रेमी भी बन गए और उनके बच्चे भी हुए। उनके रिश्ते की वजह सिर्फ प्यार नहीं थी, दोनों को एक दूसरे की शक्ति और मदद की जरूरत थी। उनके बारे में एक मशहूर कहानी है। प्लिनी द एल्डर के अनुसार क्लियोपेट्रा ने एंटनी के साथ शर्त लगाई थी। उसने कहा कि वह सिर्फ एक ही भोजन पर बहुत बड़ी रकम खर्च कर सकती है। कहा जाता है कि उसने अपने झुमके से एक कीमती मोती निकाला, उसे तेज सिरके में डाला और फिर उसे पी लिया। संभावना है कि उसने यह मिस्र की अपार संपत्ति दिखाने के लिए किया था, न कि दवा या ऊर्जा पेय के रूप में। वह एंटनी को दिखा रही थी कि मिस्र साधारण राज्य नहीं है और वो कोई साधारण रानी नहीं जिसे आसानी से आदेश दिया जा सके। यहीं पर क्लियोपेट्रा की असली ताकत नजर आती है। उसने अपनी बुद्धि, शिक्षा, विभिन्न भाषाओं में बोलने की क्षमता और मिस्र की अपार संपत्ति का इस्तेमाल किया। क्लियोपेट्रा जब एंटनी पर निर्भर थीं, तब उन दोनों का एक और दुश्मन ऑक्टेवियन लगातार मजबूत हो रहा था। मैं ये भी कहूं, क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए इत्रों का इस्तेमाल किया, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सच है कि मिस्र इत्र और धूप के लिए प्रसिद्ध था। मिस्र की मशहूर धूप केफे भांग से भी बनती थी। इसमें वाइन, किशमिश, गंधरस, रेजीन और अन्य पौधे होते थे। इसका उपयोग मंदिरों, घरों, दवाओं और धार्मिक समारोहों में होता था। लेकिन यह कोई गुप्त रसायन नहीं था जो किसी रोमन जनरल को अपने वश में कर सके। जब क्लियोपेट्रा ने एंटनी से टार्सस में मुलाकात की तो प्राचीन विवरणों में उसके जहाज को बहुत भव्य बताया गया है। वहां संगीत, कीमती कपड़े, रोशनी और सुगंधित धुआं था। यह साधारण सजावट नहीं थी, बल्कि मिस्र की दौलत और ताकत का सोच समझकर प्रदर्शन था। उसे पता था कि केवल एक पत्र और कुछ सेवकों के साथ आना काफी नहीं होगा। उसे एंटनी को यह समझाना था कि उसके सामने एक ऐसी रानी है जिसके पास धन, जहाज, भोजन और विशाल साम्राज्य है, जो उसकी सैन्य योजनाओं में मदद कर सकता है। उसका यह प्रदर्शन बहुत प्रभावी रहा। उसने क्लियोपेट्रा से गठबंधन किया क्योंकि उसे मिस्र के संसाधनों की जरूरत थी। दोनों को एक दूसरे से बहुत फायदा हुआ। क्लियोपेट्रा ने एंटनी को वित्तीय और सैन्य सहायता दी। एंटनी ने उसकी मदद की ताकि वो सिंहासन पर रहे और टॉलेमाइक किंगडम के कुछ पुराने क्षेत्र वापस पा सके। इसका मतलब है कि उन्हें करीब लाने के लिए कोई गुप्त प्रेम औषधि नहीं थी। दोनों के अलग अलग राजनीतिक लक्ष्य पहले से थे जब क्लियोपेट्रा रोम गई थी। क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर के जीवित रहते अपने बेटे सीजेरियन के साथ रोम में रहीं।
जो उस समय बड़ा मुद्दा था क्योंकि वो एक विदेशी शासक थी और कहा जाता है कि सीजेरियन सीजर का बेटा था। लेकिन यह सच नहीं है कि केवल क्लियोपैट्रा ही विज्ञान और नया ज्ञान रोम लेकर आई थीं। मिस्र, ग्रीस और रोम में उसके आने से पहले ही ज्ञान का आदान प्रदान चल रहा था, जैसे कि रोमन कैलेंडर। जूलियस सीजर के सुधार से पहले रोमन कैलेंडर में दिन गड़बड़ थे और वो मौसम से मेल नहीं खाता था, इसलिए उसमें अतिरिक्त दिन या महीने जोड़ने पड़ते थे और राजनेता कभी-कभी इसका उपयोग अपने कार्यकाल बढ़ाने के लिए करते थे। 46 ईसा पूर्व में सीजर ने इस प्रणाली को ठीक किया। उसे खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों ने मदद की, जिनमें विद्वान सोसिजेनस भी शामिल थे, जिन्हें आमतौर पर अलेक्जेंड्रिया से जोड़ा जाता है। नए जूलियन कैलेंडर ने 365 दिनों वाले सौर वर्ष का इस्तेमाल किया और हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। ये कैलेंडर सदियों तक दुनिया के बड़े हिस्से में इस्तेमाल हुआ, लेकिन उनके विज्ञान में व्यक्तिगत योगदान का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। क्लियोपेट्रा, सोसिजेनस या खुद ने सीजर को कैलेंडर बदलने का आदेश दिया, इसका प्रमाण नहीं है। मिस्र और ग्रीक खगोल शास्त्र की जानकारी का असर संभव है, लेकिन ये सुधार सीजर और उनके सलाहकारों की परियोजना थी। हमारा आधुनिक कैलेंडर भी बिल्कुल जूलियन कैलेंडर जैसा नहीं है। 1582 में ग्रेगोरियन सुधार के तहत इसे फिर से ठीक किया गया, क्योंकि जूलियन वर्ष की लंबाई में थोड़ी गलती थी। यही ग्रेगोरियन कैलेंडर की उत्पत्ति है, जो आज प्रचलित है। इसलिए आज हमारे कैलेंडर के लंबे इतिहास में मिस्र और अलेक्जेंड्रियन ज्ञान का भी हिस्सा है। कुछ कहानियां कहती हैं कि क्लियोपेट्रा ने सीजर को मिस्री देवराजा की तरह शासन सिखाया। सीजर के पास बहुत शक्ति थी और उन्हें जीवन भर के लिए तानाशाह कहा गया। उनकी तस्वीर सिक्कों पर छपी थी और उन्हें ऐसे सम्मान मिले जिससे कई सेनेटर चिंतित हुए, पर यह स्पष्ट नहीं कि वो सच में राजा बनना चाहते थे। इसका कोई प्रमाण नहीं कि क्लियोपेट्रा ने सीजर के मन में ये मिस्री विचार डाला। व्यक्तिगत शक्ति के लिए संघर्ष रोमन राजनीति में पहले से था। क्लियोपेट्रा के आने से पहले ही रोम गृह युद्धों, सुल्ला की तानाशाही और शक्तिशाली जनरलों के उदय से गुजर चुका था। 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या कुछ सीनेटरों के इस डर का नतीजा थी कि वो गणराज्य को नष्ट कर रहा है। ये किसी मिस्री रानी के प्रभाव का सीधा परिणाम नहीं था। एक और गृह युद्ध के बाद ऑक्टेवियन सबसे शक्तिशाली नेता बन गया। उसने ऑगस्टस नाम अपनाया और पहला रोमन सम्राट बना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने सिर्फ क्लियोपेट्रा की योजना नकल की। उसने सावधानी पूर्वक पुराने नाम और गणराज्य के पदों को बनाए रखा, भले ही असली शक्ति उसके पास थी। उसने कभी खुद को खुलकर राजा नहीं कहा। इसके बजाय उसने खुद को शांति और व्यवस्था का रक्षक दिखाया। रोम का साम्राज्यवादी प्रणाली गणराज्य के अपनी ही राजनीतिक संकट से विकसित हुई थी। रोमन सम्राट मिस्र और अन्य विजित संस्कृतियों से कुछ विचारों और प्रतीकों का उपयोग कर सकते थे। ये कोई एकल प्रणाली नहीं थी जिसे क्लियोपेट्रा ने बनाई हो। मिस्र का असर रोम की कला, धर्म और स्मारकों में ज्यादा दिखता है। मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद रोमन सम्राटों ने ओबेलिस्क रोम लाए। उन्होंने मिस्री शैली में इमारतें और सजावट भी बनवाई। उनके लिए ये धन, शक्ति और रोमन साम्राज्य के विशाल क्षेत्र का प्रतीक थे। teritoryong kontrolado ng Roman Empire. उन्होंने मिस्र की देवी आइसिस की पूजा के लिए सभाएं की, लेकिन क्लियोपेट्रा की मृत्यु से पहले ही उनका पंथ फैल चुका था। ये यूनानी और भूमध्य सागरीय समुदायों में फैला, फिर रोमन साम्राज्य में लोकप्रिय हुआ। आइसिस बहुत से लोगों के लिए आकर्षक बन गईं, क्योंकि उन्हें मातृत्व, सुरक्षा, समुद्र और मृत्यु के बाद के जीवन से जोड़ा जाता था। इसकी अपनी रस्में और करीबी धार्मिक समुदाय थे। क्लियोपेट्रा ने भी आइसिस की छवि का इस्तेमाल अपनी रानी के रूप में अधिकार को मजबूत करने के लिए किया। कुछ सार्वजनिक समारोहों और शाही छवियों में उसने खुद को देवी से जुड़ी हुई या देवी के जीवित रूप के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि उसी ने रोम में आइसिस का पंथ फैलाया। आइसिस की बेटे होरस को और मैरी की यीशु को गोद में लिए छवि में समानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही धर्म हैं। उस समय एक मां के अपनी संतान को गोद में लिए हुए चित्र आम बात थी। मिस्र, ग्रीस और रोम के बीच कला की शैली का आदान प्रदान होता था, लेकिन इनके पीछे की कहानियां और विश्वास अलग थे। धार्मिक नेताओं के कपड़े, छड़ी और टोपी के मामले में भी यही बात लागू होती है। भले ही इनकी शक्लें मिलती जुलती हों,
इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सीधे प्राचीन मिस्र से ही लिया गया है। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में स्थित विशाल मिस्री ओबेलिस्क रहस्य का विषय है। यह मिस्र से आया था और सम्राट कनान के समय रोम लाया गया था। क्लियोपेट्रा की मृत्यु के कुछ दशक बाद इसे सबसे पहले एक रोमन सर्कस में रखा गया था, जिसे बाद में सम्राट नीरो से जोड़ा गया। 1586 में पोप सिक्सटस पंचम ने इसे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित करवाया। इस पर एक क्रॉस और कुछ ईसाई शिलालेख लगाए गए। इसलिए यह गुप्त प्रमाण नहीं कि वेटिकन मिस्र के सूर्य देवता की पूजा करता है। यह पुराना रोमन स्मारक है जिसे नया ईसाई अर्थ दिया गया है। तब यह आम था कि नई धर्म या शासन पुराने भवनों और वस्तुएं पुनः इस्तेमाल करते थे ताकि दिखे कि पुरानी सत्ता बदल गई है। सेंट पीटर स्क्वायर का आकार जानबूझकर मिस्री अंक या चाबी के छेद जैसा बनाया गया, इसका कोई सबूत नहीं है। प्लाजा का डिजाइन जियान लोरेंजो बर्निनी ने 17वीं सदी में बनाया था ताकि धार्मिक सभाओं के लिए एक बड़ा स्थान मिल सके। ऑक्टेवियन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत समस्या ओबेलिस्क या पुराने देवता नहीं थे, ये थी क्लियोपेट्रा का बेटा सीसारेउन। सीसारेउन का जन्म 47 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियोपेट्रा ने कहा कि वह जूलियस सीजर का बेटा है और उसे मिस्र का सहशासक माना गया, पर रोम में सीजर ने उसे उत्तराधिकारी नहीं माना। सीजर ने अपनी वसीयत में एक उत्तराधिकारी को नामित किया था, ऑक्टेवियन। अलेक्जेंड्रिया के पतन के बाद क्लियोपेट्रा ने सीजेरियन को शायद लाल सागर के रास्ते भागने के लिए दक्षिण भेज दिया। प्लूटार्क के अनुसार उसे शासन की अनुमति देने के वादे पर लौटाया गया, पर ऐसा नहीं हुआ। इतिहासकार आमतौर पर मानते हैं कि ऑक्टेवियन ने उसे मरवा दिया। वो अभी बच्चा ही था, लेकिन उसका नाम एक बड़ा राजनीतिक खतरा था। जब तक सीसारियन जीवित था, ऑक्टेवियन के दुश्मन उसे जूलियस सीजर का असली बेटा बताकर इस्तेमाल कर सकते थे। बहुत सारे सीजर होना बुरा है पंक्ति ऑक्टेवियन के सलाहकार से जुड़ी है। शायद यह सिर्फ शब्दों का खेल था जिसे प्राचीन इतिहासकारों ने लिखा, पर संदेश स्पष्ट था। इसका परिणाम यह हुआ कि सीसारियन फिर कभी जीवित शासक के रूप में सामने नहीं आया। कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि सीसारियन भारत भाग गया, इथियोपिया में छुपा या यूरोप में उसकी कोई गुप्त वंश रेखा थी। उसकी कब्र का न मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि वो बच गया था। प्राचीन दुनिया की कई कब्रें और शव भी अब तक नहीं मिले हैं। उसकी मृत्यु से टॉलेमिक राजवंश समाप्त हुआ। मिस्र रोमन प्रांत बना और उसकी संपत्ति व अनाज ऑक्टेवियन के नियंत्रण में आ गया। लेकिन साम्राज्य के पतन का कारण सिर्फ रोमन सेना ही नहीं थी। क्लियोपेट्रा के समय मिस्र को राजनीतिक संघर्ष, भारी कर, कर्ज और नील नदी में कम पानी जैसी समस्याएं थीं। नील नदी में पानी घटने पर कम फसल बोई जाती है और खाने के दाम बढ़ते हैं। एक आधुनिक अध्ययन भी है जो ये जोड़ता है कि नील नदी में बाढ़ कमजोर होने का कारण दुनिया के अन्य हिस्सों में बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हैं। विस्फोट से निकली राख और सल्फर या नील नदी के स्रोत पर वर्षा को प्रभावित कर सकता है। इससे मिस्र नहीं गिरा, लेकिन अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और सरकार के लिए कर वसूली, लोगों को भोजन और सेना को फंड देना और मुश्किल हो गया। क्लियोपेट्रा के परिवार के पतन का मुख्य कारण भी आनुवंशिकी नहीं था। टॉलेमिक शाही परिवार में रिश्तेदारों से शादी आम थी, पर इससे उनका साम्राज्य खोना पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी रोम। उसकी सेना बड़ी थी, उसके पास ज्यादा सैनिक थे और उसका भूमध्य सागर पर नियंत्रण भी ज्यादा था। क्लियोपेट्रा रोमन नेताओं के साथ गठबंधन पर निर्भर थी, लेकिन वे अपनी शक्ति के लिए आपस में लड़ रहे थे। 31 ईसा पूर्व मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा एक्टियम की लड़ाई में हार गए। उनके बेड़े का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और उनके कई सहयोगी ऑक्टेवियन के पक्ष में चले गए। इसके बाद मिस्र की रक्षा का कोई उपाय नहीं बचा। लेकिन भले ही क्लियोपेट्रा हार गईं, उनका नाम इतिहास से नहीं मिटा, न कि इसलिए कि उन्होंने गुप्त रूप से रोम को बदल दिया। उन्हें उनकी बुद्धि, भाषा, संपत्ति और राजनीतिक गठबंधनों के कुशल उपयोग के लिए याद किया जाता है, जिनके सहारे उन्होंने जितना संभव हो सका उतने समय तक अपने राज्य को बनाए रखा। मिस्र का संबंध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूल अवधारणा से भी है। फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पहले स्वेज नहर के लिए बड़ी मूर्ति का प्रस्ताव दिया था। ये मिस्री महिला थी जिसके हाथ में दीपक था। परियोजना महंगी होने से पूरी नहीं हुई। बाद में उन्होंने अमेरिका के लिए दूसरी मूर्ति बनाई।
वही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। दोनों अवधारणाएं मिलती जुलती हैं क्योंकि दोनों में महिला के हाथ में दीपक है। लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आइसिस की मूर्ति नहीं है। यह स्वतंत्रता और फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की मित्रता का प्रतीक है। क्लियोपेट्रा की कहानी को अद्भुत बनाने के लिए किसी साजिश की जरूरत नहीं है। उन्होंने 22 साल मिस्र पर शासन किया जब रोम मजबूत हो रहा था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अपनी बुद्धि, संपत्ति व गठबंधन का उपयोग किया। वो मिस्र पर कब्जा होने से नहीं रोक सकीं, लेकिन इतिहास भी उन्हें भुला नहीं सका। क्लियोपेट्रा आज भी ऑक्टेवियन से अधिक प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें हराने वाले रोमन नेता थे, जबकि उनकी मृत्यु को 2000 साल से ज्यादा हो चुके हैं।